What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है। और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। बात की जा रही है यहां पर बेसिक के बारे में, BASIC। तो इसके बारे में क्या स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि बेसिक यहां पर एक तरीके से फॉर्म, यहां पर ये कंपनी एक सेट है यहां पर कंट्रीज का, जो कि 4 कंट्री एक साथ में आकर 28 नवंबर 2010 में इनके द्वारा एक ग्रुप बनाया गया। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि जो यहां पर कंट्री है ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना, ये कंट्री है जो कि यहां पर न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है। इनके नया नया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। बेसिक यहां पर सेवरल ग्रुप ऑफ नेशन जो टुगेदर यहां पर काम करते हैं, खासकर क्लाइमेट चेंज या फिर इसी के साथ में नेगोशिएशन करने के लिए यहां पर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यहां पर ये जो आप लोगों को देखने को मिलता है, इसके ऊपर फोकस देने की बात की जाती है, जो कि 1992 में स्टार्ट किया गया था और ये जर्मनी से स्टार्ट किया गया था। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1 एंड 2, बी में बोला गया 2 एंड 3, सी में बोला गया 1 एंड 3, डी में बोला गया ओनली 3। तो ए, बी, सी, एफ, डी सही आंसर क्या है? तो जो सही आंसर है यहां पर वो है यहां पर आप लोगों के सामने बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट यहां पर ये सही है, क्योंकि यहां पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर होगी ये गलत है और ये दोनों यहां पर सही है। ये जो बनाया गया था ये यहां पर बनाया गया था 2009 में, ठीक है। तो ये 2009 में बनाया गया था ताकि यहां पर फोकस देकर चल सके, और जो भी रिक्वायरमेंट है इन तीन चारों कंट्री की उनके ऊपर भी थोड़ा फोकस दिया जा सके। तो बेसिक कंट्री और या फिर ब्रिक कंट्री के साथ में आप लोगों को इसको कंफ्यूज नहीं करना है। ब्रिक में कौन है यहां पर? BRIC, ठीक है ना। तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, तो यहां पर ये हो गया चाइना, और यहां पर जब एस लगा देते हैं तो यहां पर आ जाता है साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो यहां पर कौन हो गया? ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना। ओनली रसिया नहीं है यहां पर। ब्रिक में से अगर रसिया हटा दें तो बेसिक आप लोगों के सामने बन जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के सामने बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। जिस तरीके से हमारी कंट्री में पार्लियामेंट के अंदर जब आप लोग बात करते हैं तो लोकसभा होता है जिसको आप लोग लोअर हाउस बोलते हैं, और राज्यसभा होता है जिसको आप लोग अपर हाउस बोलते हैं। लोकसभा लोअर हाउस में यहां पर जनता के द्वारा चुने गए नुमाइंदे, आप लोग याद रखते हैं लोअर यानी कि लो यानी कि ग्राउंड से कनेक्टेड जो लोग हैं वो यहां पर वोट डालते हैं, और उनके द्वारा चुनाए गए नुमाइंदे यहां पर लोकसभा में रहते हैं। तो उसके बारे में लेजिस्लेटिव काउंसिल जब बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात यहां पर निकल कर आती है। किसके बारे में? ये निकल कर आती है राज्य के बारे में। जिस तरीके से आप लोग यहां पर राज्य, जिस तरीके से आप लोग पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा देखते हैं, इसी तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली तो सही है, वो सब राज्य में देखने को मिलेगी, पर काउंसिल यहां पर ऑल्टरनेटिव होती है, वो किस राज्य में होगी, किसी में नहीं होगी। तो उसके बारे में आप लोगों से पूछा गया कि नोट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, यानी कि गलत स्टेटमेंट पूछी गई है। बोला गया इंडिया जो है यहां पर ये बाइकैमेरिकल सिस्टम है, यानी कि 2 हाउस हैं पार्लियामेंट के, ऐसी बात बोली गई है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर नेक्स्ट जो यहां पर स्टेटमेंट है उसमें बोला गया कि आर्टिकल 169 हमारे संविधान में पार्लियामेंट को यहां पर क्रिएट करने के लिए और अबोलिश करने के लिए जो सेकंड चैंबर है स्टेट के अंदर वो पावर देती है, ठीक है। तो इसके बारे में नेक्स्ट यहां पर, और स्पेशल ये फास्ट रिजोल्यूशन जो पास किया जाता है स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास किया जाता है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है, ये गलत है, आप लोगों को ये बताना है। ए में बोला जा रहा है 1 ओनली, बी में बोला जा रहा है 2 ओनली, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 एंड 2, और डी में बोला जा रहा है यहां पर सॉरी एक को एक स्टेटमेंट हो रहा है। यहां पर बोला जा रहा है करेंटली 8 राज्य हमारी कंट्री में ऐसे हैं, यानी कि हमारी कंट्री में इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ऐसे टोटल 8 राज्य हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट नहीं है? ए में बोला जा रहा है ओनली 1, बी में बोला जा रहा है 1 एंड 2, सी में बोला जा रहा है ओनली 3, डी में बोला जा रहा है 1 एंड 2। तो सही स्टेटमेंट 1 एंड 3
सॉरी 2 and 3। तो यहां पर गलत स्टेटमेंट कौन सी है ये आप लोगों को बताना है, ए बी सी या फिर डी। ओके, तो ये आप लोगों के सामने स्टेटमेंट है जो कि आप लोगों को बताना है। तो आप लोग बताइए यहां पर जो सही आंसर है यहां पर इस क्वेश्चन का, ये आप लोगों के सामने सी आंसर यहां पर सही। सी आंसर क्या है, मतलब गलत आंसर है यहां पर, तो गलत आंसर पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट है वहां पर आप लोगों को 2 हाउस नजर आते हैं, एक आप लोगों को लोकसभा, दूसरा आप लोगों को राज्यसभा नजर आता है। दूसरा यहां पर आर्टिकल में यहां पर जो पावर दी रखी है 169 आर्टिकल में यहां पर ये पावर दी रखी है ताकि हमारी कंट्री में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल यहां पर उसको अबोलिश किया जा सके और उसको स्टेब्लिश भी किया जा सके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। स्टेट के अंदर इसको स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू पास किया जाता है, स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू। नेक्स्ट बोला जा रहा है हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर ऐसे 8 राज्य हैं जहां पर आप लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलती है। ये स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई। गलत क्यों होगी, क्योंकि हमारी कंट्री में अब तक 7 राज्य ऐसे थे जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, लेकिन जब से जो जम्मू एंड कश्मीर में से आर्टिकल 370 हटाया गया है वहां पर उसको चेंज कर एज ए राज्य से उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो यूनियन टेरिटरी में यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली आप लोगों को देखने को मिलेगी जम्मू एंड कश्मीर में, और लद्दाख में तो वो भी देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो आज की डेट में टोटल मिलाकर कितने राज्य बच गए, तो 6 राज्य ऐसे बच गए हमारी कंट्री में। एक हो गया आंध्र प्रदेश, दूसरा हो गया यहां पर बिहार, तीसरा कर्नाटक, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा तेलंगाना और छठा उत्तर प्रदेश। ऐसे भी आप लोग याद रखते हैं, जैसे तेलंगाना महाराष्ट्र में से निकाल के बनाया गया तो वहां पर तो होना जरूरी है, तो 2 राज्य तो आप लोगों को वो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र काफी बड़े राज्य आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इन 3 के बारे में आप लोग वैसे याद रखते हैं, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यानी कि तीनों जो राज्य हैं ये काफी ज्यादा पॉपुलेशन वाले राज्य हैं। कर्नाटक और बच गया, एक एक्स्ट्रा आप लोगों को बस कर्नाटक याद करना है। ठीक है, बाकी अभी और भी कई सारे राज्य हैं यहां पर इसके बारे में बात करें, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें, वो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल लाना चाह रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश से भी आती है तो फिर से यहां पर आप लोगों को 7 राज्य देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। और हाँ, उड़ीसा भी इसके बारे में बात कर चुका है, तो देखते हैं कब तक यहां पर स्टेब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात करें नेशनल स्पोर्ट अवार्ड के बारे में। तो यहां पर आप लोगों के सामने स्टेटमेंट है और यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों से पूछी गई है। एक एक कर बात करते हैं एक एक स्टेटमेंट के बारे में। सबसे पहली जो स्टेटमेंट है यहां पर ये बात कर रही है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में, जो कि काफी इंपोर्टेंट और मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए यहां पर ये अवार्ड जाता है। ये यहां पर गेम के फील्ड में जो स्पोर्ट पर्सन है उनको लास्ट 4 ईयर में जो उनकी परफॉर्मेंस रही है उसके बेस पर यहां पर ये अवार्ड दिया जाता है। यह है पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में यहां पर बोला गया द्रोणाचार्य जो अवार्ड है यहां पर ये लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्रिकेट जो यहां पर गेम डेवलपमेंट है, स्पोर्ट डेवलपमेंट में दिया जाता है। ध्यानचंद अवार्ड की जो बात की जा रही है ये कोच को दिया जाता है प्रोवाइड कराने के लिए मेडल विनिंग प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट ध्यानचंद अवार्ड यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ए में बोला गया है 1 ओनली, बी में बोला गया है 1 and 2, सी में बोला गया है 2 and 3, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। तो ए बी सी या फिर डी सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहां पर इसका ए, क्योंकि पहले जो स्टेटमेंट है वो सही है। सबसे इंपोर्टेंट जो अवार्ड अगर आप लोग गेम के बारे में बात करते हैं स्पोर्ट्स के बारे में तो यह है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। बाकी जो 2 अवार्ड है यहां पर द्रोणाचार्य अवार्ड की स्टेटमेंट यहां पर डाल दी गई है ध्यानचंद में, और ध्यानचंद की स्टेटमेंट डाल दी गई है द्रोणाचार्य अवार्ड में। द्रोणाचार्य जैसे द्रोणाचार्य गुरुदेव थे तो उन्हीं के चलते यहां पर जो गुरुदेव होते हैं यानी कि जो कोचेज रहते हैं तो उनके लिए यहां पर यह अवार्ड दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। और जब बात करते हैं ध्यानचंद अवार्ड तो यह एक तरीके का जो लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन है स्पोर्ट डेवलपमेंट के लिए, तो वहां पर आप लोग को ध्यानचंद अवार्ड देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ऐसे भी उल्टी सीधी कर आप लोगों से पूछ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर ए हो गया। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफी, खासकर वुमेन के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये बोला जा रहा है एक प्रोग्राम है जिसका नाम है साथी, तो साथी प्रोग्राम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है यहां पर? इंटरनेट साथी। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेटमेंट में बोला गया इंटरनेट साथी जो है एक डिजिटल लिटरेसी का इनिशिएटिव है गूगल के साथ में टाटा ट्रस्ट के द्वारा मिलकर स्टार्ट किया गया है, जो वुमेन है ऑल ओवर इंडिया उसको इंपावर करने की बात की जाती है। पहली स्टेटमेंट ये है। दूसरी स्टेटमेंट में यहां पर बोला गया जो बीपीएल है इनके बिलो पॉवर्टी लाइन है यहां पर कार्ड होल्डर उनको फ्री स्मार्टफोन प्रोवाइड कराए जाएंगे इस प्रोग्राम के तहत। तो करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों से पूछी गई है। ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। तो ए बी सी या फिर डी में से सही आंसर यहां पर क्या है? करेक्ट आंसर। तो जो करेक्ट आंसर है यहां पर डी, यानी कि कोई सा भी आंसर करेक्ट नहीं है। सबसे पहले तो छोटी सी माइन्यूट सी गलती यहां पर इसमें है, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए नहीं है, ये ओनली गांव में जो रूरल जो महिला होती हैं उनके लिए यहां पर हेल्प प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, खासकर ओनली रूरल महिलाओं के लिए। दूसरे यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि स्मार्टफोन यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। दूसरे में जो फोकस ये है जो गांव
की महिला अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, ठीक है, यानी कि हनी बी से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड या फिर कोई ब्यूटी पार्लर जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, तो उनको हेल्प प्रोवाइड कराने की बात यहाँ पर की जाती है, ठीक है। डिजिटल लिटरेसी का ये इनिशिएटिव है जो कि गूगल और टाटा के द्वारा मिलकर स्टार्ट किया गया था। तो ऑल ओवर इंडिया नहीं है, गांव के लिए है बेसिकली। और दूसरा यहाँ पर जो यहाँ पर बीपीएल का जो चक्कर है, ऐसा कोई फंडा यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर डी हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं, ये बात की जा रही है फाइंड द इनक्रेडिबल यू कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च यहां पर किया गया है। तो एक एक स्टेटमेंट यहां पर देख लेते हैं। पहले बोला गया यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, दूसरा बोला गया यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा, तीसरा बोला गया यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा, चौथा बोला गया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। तो ए बी सी एफ डी सही आंसर यहां पर क्या है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। इनक्रेडिबल इन यू यहां पर एक तरीके से जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है वो अपनी कंट्री के बारे में यहां पर बताना चाहती है कि हमारी कंट्री के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारी कल्चर के बारे में, ताकि जो लोग हैं और ज्यादा हमारी कंट्री में एज ए टूरिस्ट एक्टिविटी के तौर पर हमारी कंट्री में आते हुए नजर आए। तो यहां पर इसी के साथ में जो इनक्रेडिबल इन यू ये जो कैंपेन है ग्लोबली ये यहां पर लॉन्च किया गया था 2018-19 में, और इसको डिक्लेयर किया गया था PATA यानी कि पैसिफिक एशिया जो ट्रेवल एसोसिएशन है गोल्डन अवार्ड 2019 मार्केटिंग प्राइमरी जो गवर्नमेंट डेस्टिनेशन कैटेगरी है उसमें यहां पर इसको अवार्ड दिया गया। तो इसलिए भी यहां पर ये न्यूज में था। इनक्रेडिबल 2.0 यहां पर अभी इंडिया में इसको स्टार्ट किया गया था। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार आप लोगों से बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। ये वही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जहां पर हमारी कंट्री के कुलभूषण जाधव जी का केस चल रहा था, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यहाँ पर ये एक तरीके से प्रिंसिपल जुडिशियल बॉडी है यूएन की यानी कि यूनाइटेड नेशन की। ये है पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला जा रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है यहाँ पर 15 जज देखने को मिलते हैं जो कि इलेक्ट किए जाते हैं 5 साल के लिए टर्म के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। तीसरा बोला गया यहाँ पर नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, री इलेक्शन के लिए यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर क्या है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 1 ओनली, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया 1, 2 and 3। तो ए बी सी एफ डी सही आंसर यहां पर क्या है? जो सही आंसर है यहां पर ये इसका बी यानी कि एक स्टेटमेंट यहां पर सही है ओनली फर्स्ट, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो यहाँ पर ये प्रिंसिपल जुडिशियल बॉडी है यूएन की, ये स्टेटमेंट सही है। पर लेकिन यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत होगी। 15 मेंबर तो जज तो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, पर लेकिन हर एक जज यहाँ पर 5 साल के लिए नहीं, हर एक जज यहाँ पर 9 साल के लिए चुना जाता है, ठीक है। नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। हमारी कंट्री के दलबीर भंडारी अभी रिसेंटली री इलेक्ट होकर यहाँ पर गए हैं, तो ये भी स्टेटमेंट आप लोग को गलत होगी। अगर आप लोग रेगुलर न्यूज फॉलो करके चल रहे हैं तो आसानी से ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है चंदन वल्लम लेक के बारे में। तो ये जो यहाँ पर चंदन वल्लम, सॉरी लेक नहीं है, चंदन वल्लम के बारे में बात की जा रही है। रिसेंटली अभी न्यूज में था। यहाँ पर बेसिकली है क्या, ए में बोला जा रहा है केरला की जो स्नेक बोट है उसके बारे में बात की जा रही है। 10 डे लॉन्ग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है केरला के अंदर, वो है ट्राइबल आर्ट फ्रॉम केरला, नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर जो यहाँ पर ये बेसिकली इसका है ए, यानी कि यहाँ पर ये बात की जा रही है केरला स्नेक बोट के बारे में। ये जो रेस है ये काफी इंपॉर्टेंट है, केरला में टूरिज्म का स्रोत मानी जाती है। पहली बात तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, तो यहाँ पर उसके नाम से भी पुकारा जाता है बेसिकली। इसी के साथ में यहाँ पर यह पुन्नामादा लेक, तो जहां पर ये सेलिब्रेट की जाती है। तो पुन्नामादा लेक के बारे में आप लोगों से पूछे कोई क्वेश्चन तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। कई सारी मूवीज में भी इसके बारे में दिखाया जाता है, अगर आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से देखा होगा तो। बागी जो मूवी थी यहाँ पर, उस मूवी में यहाँ पर ये रेस दिखाई गई है, ओके। तो ये है इसके बारे में जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी कंट्री में, खासकर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जब हमारी कंट्री किसी रीजन की वजह से न्यूज में होती है। तो बात की जा रही है पिंक सिटी के बारे में, जिसको आप लोग जयपुर भी बोलते हैं, ठीक है। तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से पुकारा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पिंक सिटी जयपुर को रिसेंटली अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, यह है पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया जो हिस्टोरिक जो यहाँ पर जो वर्ल्ड है यहाँ पर जयपुर के अंदर में ये फाउंड किया गया था जो सवाई जयसिंह सेकंड, तो यहाँ पर इसकी अध्यक्षता में यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं, फिर इसके अंडर में आप लोग बोल सकते हैं, इसको बनाया गया था। बात की जा रही है यहाँ पर ड्यूरिंग ये यहाँ पर लेट मेडवल, तो जयपुर सिटी यहाँ पर वो एक्सेप्शनल ट्रेड था साउथ एशिया के लिए, एक एक्सेप्शनल ट्रेड सेंटर आप लोग इसको बोल सकते हैं। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है 1 and 2, बी में बोला जा रहा है 1 and 3, सी में बोला जा रहा है 2 and 3, डी में बोला जा रहा है 1, 2 and 3। तो ए बी सी एफ डी सही आंसर यहाँ पर क्या है? सही आंसर जो है यहाँ पर बेसिकली ये है डी, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो अभी यूनेस्को के द्वारा यहाँ पर ये दर्जा दिया गया है जयपुर को, जिसकी वजह से और ज्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। इससे यहाँ पर टूरिस्ट एक्टिविटी भी आप लोगों को बढ़ती नजर आएंगी। फाउंड किया गया था यहाँ पर ये
जय फाउंड किया गया था यहाँ पर इसको, जो राजा अभी मैंने बताया सवाई जय सिंह सेकंड, और यहाँ पर ये 1727 एडी में। बेसिकली यहाँ पर ये टाइम ड्यूरेशन भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आंसर डी हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात करें यूपीआई के बारे में, जिसको आप लोग बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पर बतानी है। सबसे पहले बोला गया कि मोबाइल वॉलेट अगर बात करेंगे विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट, यानी कि ऑनलाइन जरूरत नहीं पड़ेगी पेमेंट करने की अगर आप लोग यूपीआई का यूज करते हैं तो। दूसरा बोला जा रहा है कि डिजिटल करेंसी यहाँ पर टोटली रिप्लेस कर दी जाएगी फिजिकल करेंसी के द्वारा आने वाले 2 डेकेड में। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो है यहाँ पर वो इनफ्लो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ जो सब्सिडीज है वो पुअर पीपल यहाँ पर एवरी इफेक्टिवली उसको इंप्लीमेंट किया जा सकेगा। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ए बी सी या फिर डी? तो जो सही आंसर है यहाँ पर वो हो गया इसका ए, यानी कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है। मोबाइल वॉलेट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे आप लोग इसको एंजॉय कर पाएंगे। ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की बात यहाँ पर की जा रही है। स्कैन कर जो यहाँ पर बेसिकली पेमेंट किया जाता है, तो उसके बारे में आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है। बात की जा रही है इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी और यहाँ पर स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल। ये यहाँ पर अलग अलग नाम जो दे रखे हैं आप लोगों को, ये अलग अलग रीजन की वजह से न्यूज में होते हैं। तो किसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं? पहला बोला जा रहा है ऑब्जर्वेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स। दूसरा बोला जा रहा है स्टडी ऑफ सोलर एंड द लूनर इक्लिप्स। तीसरा बोला जा रहा है यहाँ पर प्लेसिंग द सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट ऑफ अर्थ। चौथा बोला जा रहा है यहाँ पर ओरिजन एंड इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पर जो इवॉल्वमेंट होता है यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऑन अर्थ, यानी कि कैसे यहाँ पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है उसके बारे में बात की जा रही है। तो सही स्टेटमेंट क्या है, ए बी सी या फिर डी? तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये है इसका ए, यानी कि ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स के बारे में जब आप लोग बात करते हैं तब आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है। सिंगुलैरिटी की बात करें तो ब्लैक होल के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर ब्लैक होल के बारे में और जो इवेंट होराइजन है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है स्टैंडर्ड मॉडल के बारे में। तो ये यूनिवर्सल फिनोमिना यहाँ पर एक्सप्लेन करता है बेसिकली। जो अगर बात करें यहाँ पर स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में, तो ये एक तरीके की यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट जो क्वांटम थ्योरी है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये सारे मिलाकर यहाँ पर यूनिवर्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं। बोला जा रहा है कि कौन सी कंट्री यहाँ पर कतर को टच करती है, सऊदी अरेबिया, यमन, जिबूती या फिर यूएई? ए में बोला गया ओनली 1 and 2, बी में बोला गया ओनली 1, सी में बोला गया 1, 2 and 3, डी में बोला गया 1, 2, 3, 4। तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखते हैं आंसर क्या है यहाँ पर। आंसर जो सही है यहाँ पर ये है सी आंसर। ये देखिए ये हो गया कतर यहाँ पर, और ये जो टच करता है सऊदी अरेबिया को टच करता है ओनली, और बाकी किसी कंट्री को टच नहीं करता है। ये बहरीन हो गया, ये यूएई हो गया, ये ओमान हो गया, ये यमन हो गया। नीचे यहाँ के आप लोगों को जिबूती देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान आप लोग देखते हैं, ये हो गया पर्शियन गल्फ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैप, क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में है। ऊपर थोड़ा आप लोग आएंगे तो आप लोग को एक बार मैप दूसरा देखिए ढंग से आप लोग, तभी आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे पर्टिकुलर एरिया। ये देखिए ये हो गया हमारा प्यारा भारत। यहाँ से अगर आप लोग आएंगे, ये देखिए थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, एग्जैक्ट ये है लोकेशन यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया आप लोगों के सामने, ऊपर है ईरान जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में है, ये हो गया कतर, ऊपर हो गया बहरीन। इस तरीके से इसको आप लोग समझ सकते हैं, गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ओके। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया सी, यानी कि ओनली 1, ये है सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बात की जा रही है यहाँ पर एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन के बारे में। तो ये जो अवार्ड है इसके बारे में स्टेटमेंट देखते हैं, और बोला गया कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर गोला बना लिया कीजिए पहले आप लोग, ठीक है। सबसे पहले बात की गई है कि ये लॉन्च किया गया था 2000 में। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया है ये अवार्ड दिया जाता है एशियन डेवलपमेंट के द्वारा, क्योंकि एशिया पैसिफिक की बात की जा रही है। तीसरी बात बोली जा रही है कि जो एफर्ट यहाँ पर लगाया जाता है रिस्टोर करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, जो हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, अगर वो इफेक्ट होती है तो उसको यहाँ पर कंजर्व करने की बात की जाती है। जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं लाल किले की बात कर ली जाए, या किसी भी आगरा के ताजमहल की बात कर ली जाए, जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उसको कंजर्व करने की बात की जाती है यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में बोला जा रहा है कि मुंबई जो है उसके द्वारा 19th रिकॉग्निशन इसके द्वारा जीते गए जब से ये अवार्ड आया है, यानी कि 2000 से मुंबई के द्वारा यहाँ पर सबसे ज्यादा अवार्ड हमारी कंट्री में जीते गए हैं। कौन सी स्टेटमेंट से ये है आंसर। पहले बोला गया 1, 2, 1, 3, 4, दूसरे में बोला गया 2, 3, 4, तीसरे बोला गया 1, 2, 3, चौथे बोला गया 1, 2, 3, 4। तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही है? आंसर सही है यहाँ पर इसका ए, यानी कि 1, 3, 4। आइए एक बार देख लेते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। ये जो है 2000 में स्टार्ट किया गया था, और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा नहीं, ये यूनेस्को के द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किया गया था अवार्ड, जो कि कल्चर के ऊपर फोकस देकर चलती है।
टोटल यहाँ पर 48 के करीब कंट्री है और 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। एक्सीलेंट या डिस्टिंक्शन क्या है यहाँ पर, कौन सा डिफरेंट है थोड़ा, क्या मेरिट है यहाँ पर, क्या डिजाइन है, इसके बेस पर यहाँ पर ये बेसिकली अवार्ड दिया जाता है। तो ये कैसे एनकरेज किया जाए ताकि स्टेक होल्डर जो है कंजर्व करें और म्यूनामेंट जो है कोई भी उनको प्रॉब्लम न फेस करनी पड़े, इसके ऊपर फोकस दिया जाता है एशिया पैसिफिक वाले रीजन के अंदर। मुंबई हमारी कंट्री में किसी भी सिटी से ज्यादा है, सबसे ज्यादा अवार्ड इसके द्वारा जीते गए हैं जब से ये अवार्ड पिक्चर में आया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर हो गया इसका ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर SFIO, ये क्या है यहाँ पर, यह सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, यानी कि अगर कोई सीरियस किसी भी तरीके की धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है ये ऑफिस, इसके बारे में बात की जा रही है। बोला गया कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले बोला गया कि SIOF एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। दूसरा SIOF है, ये इन्वॉल्व रहती है मेजर जो भी फ्रॉड होते हैं उनकी प्रोब यानी कि उनकी जांच करने के लिए, कोऑर्डिनेट करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। तो आंसर जो सही है यहां पर करेक्ट पूछा गया, तो करेक्ट आंसर है यहां पर बी। ये जो यहां पर बात की जा रही है ए में कि यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है, तो आप लोग यहां पर देखिए ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, क्योंकि बात की जा रही है यहां पर पैसे से रिलेटेड यहां पर बात आ रखी है। तो खासकर अगर बात की जाए कंपनीज के बारे में तो उससे रिलेटेड बात आ रखी है, कोई भी फ्रॉड अगर होता है तो वहां पर ये काम करेगा। तो ये जो ऑफिस है इसको क्रिएट किया गया था 2003 में और ये शानदार तरीके से काम करता है और इसी के चलते यहाँ पर ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अगर कोई ऐसा केस पहुंच जाता है तो सीबीआई को भी यहाँ पर एक तरीके से सपोर्ट करता है। ये एक एजेंसी है, ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। काफी रिसेंटली कई सारे केसेस देखने को मिले जिसकी वजह से ये एजेंसी न्यूज में थी। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बात कर रहा है ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, यानी कि जो परमाणु हथियार है उसको कैसे निषेध, उसको कैसे रोका जा सकता है, उसके रिलेटेड ट्रीटी की बात यहां पर की गई है। सबसे पहली स्टेटमेंट है और हाँ बोला गया करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, बोला जा रहा है कि जो TPNW है ये फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि कॉम्प्रिहेंसिवली प्रोहिबिट करता है न्यूक्लियर वेपन को और खासकर एक तरीके से कैसे इसको एलिमिनेट किया जा सकता है न्यूक्लियर वेपन को, उसके बारे में फोकस देकर चलता है। ऐसा काम करता है TPNW। दूसरी स्टेटमेंट, ये जो यहां पर पास किया गया था ऐसा कुछ यहां पर सिस्टम होना चाहिए, 7 जुलाई 2015 को इसको फ्रेमवर्क में लाया गया था। तीसरी स्टेटमेंट है यहां पर ये टाइम बाउंड मैनर में काम करने की बात करता है कि हाँ टाइम बाउंड मैनर में आप लोगों को काम कर रहे हैं और वेरीफाई करना है और रिवर्सेबल प्रोसेस है अगर एक बार आप लोगों ने एलिमिनेशन स्टार्ट कर दिया। देखिए यहां पर भी बोल सकते हैं आप लोग फर्स्ट लीगली बाइंडेड इसको बोला गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, ए में बोला गया 2 और 3, बी में बोला गया 1 और 2, सी में बोला गया 1 और 3, डी में बोला गया 1, 2 एंड 3। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो जो आंसर है इसका सही वो आंसर है यहां पर सी, यानी कि 1 एंड 3। जो ये 2015 बोला गया, 2015 की नहीं 2017 की बात है और रिसेंटली काफी न्यूज में भी था। ये बेसिक पर्पज ये था कि कैसे यहां पर खत्म किया जा सकता है न्यूक्लियर वेपन को और लीगली बाइंडेड है यहां पर, इसलिए कई सारी कंट्रीज के अंदर जाने से बच रही थी कि इसके अंदर न जाया जाए। कई सारी कंट्री ने बोल दिया साफ साफ कि वो इसके अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि लीगली बाइंडेड अगर कोई चीज ऐसी हो जाती है तो बेसिकली जो वर्ल्ड खासकर जो कंट्री ऐसी है न्यूक्लियर वेपन पर फोकस देकर चलती है वो इसका पार्ट बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी, क्योंकि एलिमिनेट करने की बात की जा रही है कंप्लीटली न्यूक्लियर वेपन को। तो जिसके पास भी न्यूक्लियर वेपन है कम से कम वो तो पार्ट इसका नहीं बनेगा। तो देखते हैं किस तरीके से इसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाता है आने वाले टाइम में। और जो भी प्रॉब्लम चल रही है अभी ईरान को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, नॉर्थ कोरिया को लेकर यूएसए के साथ में प्रॉब्लम चल रही है, या फिर जहां पर भी न्यूक्लियर वेपन की बात आती है, तो देखते हैं कैसे इसको हैंडल किया जा सकता है आने वाले टाइम में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बात करते हैं मिशन इनोवेशन के बारे में। मिशन इनोवेशन काफी न्यूज में था, इसके बारे में पढ़ लीजिए। बात की जा रही है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। मिशन इनोवेशन ये अनाउंस किया गया था COP21 जो नवंबर 13 2015 में पेरिस में सब इकट्ठे हुए, वहां पर बात की गई इस पर्टिकुलर मिशन के बारे में। ये एक्सीलेट करता है ग्लोबल क्लीन एनर्जी, यानी कि कैसे आप लोग सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कुछ ऐसी एनर्जी क्रिएट करना जो कि अफोर्डेबल भी हो, यानी कि लोग आसानी से उसको खरीद सकें और इसी के चलते वो फ्रीक्वेंटली अवेलेबल भी हो, इसके बारे में बात की जा रही है। मेंबर जो है वो कमिटेड है यहाँ पर डबल पब्लिक इन्वेस्टमेंट करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है, ये बात यहाँ पर की जा रही है। कौन सा आंसर सही है, ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 1 और 3, सी में बोला गया 2 और 3, डी में बोला गया 1, 2 एंड 3। तो जो सही आंसर है वहां पर वो है डी। जी हाँ बिल्कुल सही सुना। COP21 जो कि पेरिस में फ्रांस में हुई थी, वहां पर यह बात किया गया कैसे आप लोग जो CO2 की मात्रा है उसको कम कर सकते हैं और कैसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली ईंधन आप लोग लेकर आ सकते हैं, उसके चलते यहां पर ये ऐसी बातें की गई। तभी जो भी मेंबर कंट्री है उनको बोला गया कि डबल करो आप लोग अपना पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ताकि ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग पिक्चर में ला सकें। ये बेसिक इसका फोकस था वहां पर, तो काफी न्यूज में था ये, इसके बारे में आइडिया आप लोग को होना चाहिए। ओके आगे बढ़ता हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों के सामने, ये बात कर रहा है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इससे रिलेटेड करेक्ट है, ये आप लोगों को बताना है। सबसे पहली स्टेटमेंट में बोला गया है कि यहां पर ये एक इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है जो कि हेल्प करने की बात करती है रोहिंग्या कम्युनिटी की, जो कि म्यांमार में काफी प्रॉब्लम फेस कर रही है। दूसरी जो स्टेटमेंट है यहां पर से बोला गया है कि यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जो कि हेल्प करती है रिफ्यूजी जो कि सिविल वॉर में फंसे हैं उन सब रिफ्यूजी की, यानी कि जैसे कि अभी सीरिया में चल रही थी कंडीशन, पहले इराक में देखने को मिली, लीबिया में देखने को मिली, कहीं पर भी सिविल वॉर अगर चलती है तो उसमें ये हेल्प करते हैं। तीसरी स्टेटमेंट बोला गया कि ये एक यूरोपियन यूनियन की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करती है, यानी कि मीडिया की फ्रीडम की बात करती है, प्रेस की यानी कि जो प्रेस है उसकी स्वतंत्रता की बात करती है। चौथी स्टेटमेंट में बोला गया कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इशू करती है रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस, यानी कि जो यहां पर इशू है फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में, ये इंफॉर्मेशन बताती है ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या बात चल रही है फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में, तो ये काम करती है। तो कौन सा आंसर सही है? तो सही आंसर यहां पर डी। आप लोगों ने अभी रिसेंटली सुना होगा फ्रीडम प्रेस इंडेक्स के बारे में, वो इसी के द्वारा तैयार किया जाता है। हमारी कंट्री के बारे में भी जो इंफॉर्मेशन दी गई तो हमारी भी रैंक इसमें रिसेंटली अभी घटती हुई नजर आई, 140 हमारी रैंक इसमें हो गई जो कि पहले 138 थी, क्योंकि रिसेंटली कई सारे ऐसे जर्नलिस्ट है जिनकी जान हमारी कंट्री में गई। और ऑल ओवर वर्ल्ड का अगर इंडेक्स देखेंगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड का इंडेक्स भी यहां पर डिक्रीज हुआ है, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो जर्नलिस्ट है उनकी काफी प्रॉब्लम, जर्नलिस्ट को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। रिसेंटली अभी आप लोगों ने जमाल खशोगी के बारे में सुना ही होगा, जमाल खशोगी को मारकर उसकी बॉडी को तस्त व्यस्त कर दिया गया, यानी कि उसको एसिड में जलाकर बिल्कुल पानी बनाकर बहा दिया गया नाले के अंदर। तो ये किया गया जर्नलिस्ट के साथ में। समझ सकते हैं आप लोग क्या कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये सिचुएशन है आज के डेट में जर्नलिस्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है रिलेटेड टू माउंट मकालू के बारे में। इसके बारे में स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने और बोला गया कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये आप लोगों को बताना है। 18th मेंबर इंडियन एयरफोर्स माउंटेरियन जो इनके द्वारा अभी यहां पर चढ़ा गया माउंट मकालू के ऊपर, ये सक्सेसफुली स्केल किया गया हमारी कंट्री की जो एयरफोर्स है उसकी एक टीम के द्वारा। यहां पर ये लगभग 8,485 मीटर ऊंची है, ये है पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट है यहां पर माउंट मकालू जो है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ईस्टर्न हिमालय के अंदर, जो कि लगभग 19 किलोमीटर सदर्न ईस्ट एरिया में है माउंट एवरेस्ट के, जो कि नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर है। दूसरी स्टेटमेंट यहां पर ये है। तो कौन सा आंसर सही है? ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया ओनली टू, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या सही है यहाँ पर? आंसर सही है, सही नहीं है, सॉरी इनकरेक्ट पूछा गया यहाँ पर, ये ध्यान जरूर रखा कीजिए आप लोग, ठीक है, पता होते होते भी वरना गलत कर बैठेंगे। तो आंसर जो यहाँ पर इनकरेक्ट है ये है यहाँ पर ए, यानी कि फर्स्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा नहीं, इंडियन आर्मी के द्वारा ये कारनामा किया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये इंडियन आर्मी के द्वारा ये कारनामा किया गया है। और ये 4th टॉलेस्ट ये यहाँ पर माउंटेन है नेपाल के अंदर। सबसे ऊंची तो आप लोगों को पता ही है माउंट एवरेस्ट हो गया, और ये यहाँ पर 4th नंबर पर है, ठीक है, इसके बारे में याद रखते हैं। ये यहाँ पर नेपाल और चाइना के जो बॉर्डर है वहां पर देखने को मिलेगी। और इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, इसके अंदर ये नेचुरल वंडर यहाँ पर एक वैली है जिसका नाम है, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, इसका नाम है बारून वैली, ठीक है। तो बारून वैली पूछी जा सकती है आप लोगों से एग्जाम में डायरेक्ट, क्योंकि हमारी कंट्री की आर्मी के द्वारा यहाँ पर अभी जो ये फतेह हासिल की गई है, इसलिए ये काफी न्यूज में है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आंसर हो गया ए। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर सिम्बेक्स 2019 के बारे में। इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये पूछा गया है। इंडिया और सिंगापुर के बीच में ये मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज दोनों नेवी के बीच में रिसेंटली अभी सिंगापुर में देखने को मिली, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में बोला जा रहा है जब से 2006 से इसको स्टार्ट किया गया ये, ठीक है ना, तो दोनों के बीच में टेक्टिकल चीजें और खासकर कॉम्प्लेक्सिटी काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी कि चीजों को और अच्छे लेवल पर दोनों कंट्री ले जा रहे हैं, ये बोला गया। 2006 में ये स्टार्ट हुई थी, ये बताया जा रहा है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है? ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया ओनली टू, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नन। तो आंसर एक बार आप लोग देख लीजिए, आंसर जो है यहां पर वो है सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। रीजन क्या है? क्योंकि ये बायलैटरल एक्सरसाइज सिंगापुर में नहीं, हमारी कंट्री में अंडमान जो अंडमान सी है बे ऑफ बंगाल में ये देखने को मिली। दूसरी बात यह है कि 1993 यानी कि 1993 में स्टार्ट की गई थी, और ये आज के डेट में काफी लार्ज स्केल पर इंडिया और सिंगापुर के बीच में लार्ज स्केल पर ये एक्सरसाइज देखने को मिलती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गई, तो आंसर हो गया यहाँ पर सी, ठीक है। अगर यहाँ पर करेक्ट पूछा जाता तो आंसर डी होता, तो ये जरूर देख लिया कीजिए आप लोग, वरना फालतू में आप लोग अपना एक क्वेश्चन गवा बैठेंगे। तो ये था आज का हमारा नन्ना सा मुन्ना सा पैरासाइट डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए और थोड़ा सा खुश रहा कीजिए। अगर खुश रहेंगे तो लाइफ में और ज्यादा मिठास आप लोग की आ जाएगा। लेक्चर अगर पसंद आता है तो शेयर जरूर किया कीजिए, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी करना है और शेयर भी नहीं करना है, और ये बताना है कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि आने वाले टाइम में लेक्चर को सुधारा जा सके। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार। तब तक के लिए जय हिंद।